हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर सेकंड में आपके दो पार्ट हैं। एक पार्ट में पोटेंशियल डिस्कस किया गया है और दूसरे वाले पार्ट में कैपेसिटर और कैपेसिटेंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। सो हम इस वीडियो में कैपेसिटर और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। इस वीडियो के अंदर हम ये 12 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक इज बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर आपका कंडक्टर कैसे बिहेव करता है, तो इससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक। सो इसमें आपके पास एक डायग्राम आपको शो हो रखा है आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट पॉइंट है नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज 0। एक कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो आपकी होती है 0। सो इस डायग्राम के थ्रू आपको शो हो रखा है वो कैसे होती है। सो डायग्राम में स्टूडेंट एक आपको कैपेसिटर दिखाया गया है जिसकी एक प्लेट पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट आपकी नेगेटिव है। आउटसाइड में जो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो ई नोट है। कैपेसिटर के अंदर ये जो आपका कंडक्टर दिखा रखा है, ये जो आर्बिट्रेरी शेप है आपकी, जो येलो कलर या ऑरेंज से कलर में आपको शो हो रखा है, इसके अंदर जो इसकी पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो है ई पी। उसकी डायरेक्शन आपकी आउटसाइड वाली इलेक्ट्रिकल फ्लक्स से अपोजिट है। सो जब आप नेट की बात करेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो होगा आपका 0, क्योंकि वो इक्वल और अपोजिट होगा और उसके इफेक्ट को क्या कर देगा, वो कैंसिल कर देगा स्टूडेंट। सो व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, द चार्जेस ड्रिफ्ट टुवार्ड्स द पॉजिटिव प्लेट लीविंग द पॉजिटिव कोर बिहाइंड। एट द इक्विलिब्रियम the electrical field due to the polarization become equal to the applied field. So that's why जो आपका net electrostatic field होगा inside the conductor वो आपका होगा 0. So student, next point is electrical field just outside the charged conductor is perpendicular to the surface of the conductor. ये ऐसे कैसे पॉसिबल है? मीन्स हम इसको परपेंडिकुलर ही क्यों लेते हैं, हम इसको किसी और एंगल पे क्यों नहीं लेते? परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री के एंगल पे। सो स्टूडेंट, आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम शो है जिसमें एक फिर से आर्बिट्रेरी शेप है। किसी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, आउटसाइड। एन कैप है वो आपका एरिया वेक्टर है। सो स्टूडेंट, अगर हम इसको किसी एंगल थीटा पे मानते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है सपोज वो किसी थीटा पे है, उसको रिजोल्व करते हैं 2 पार्ट्स में, तो आपके पास एक पार्ट आएगा ई कॉस थीटा, एक पार्ट आएगा ई साइन थीटा। सो हम बात करते हैं इस कॉस थीटा के बारे में। तो सपोज द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री, 90 से आपका कोई और एंगल पे आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, राइट? देन देयर विल बी अ कंपोनेंट ई कॉस थीटा एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट टू द सरफेस, which will tends to accelerate the charge on the surface and leads to surface current. लेकिन surface पे तो current होता ही नहीं है, but there is no surface current in electrostatics. That's why we consider theta as 90 degree. क्योंकि आपको सबको पता है कि cos 90 की वैल्यू होती है 0, right? So इसीलिए इस रीज़न से जो सरफेस पे आपकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो आपकी होगी नॉर्मल। सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। थर्ड आपका है नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज 0। आपका चार्ज इनसाइड कंडक्टर पे क्या होगा, 0। सो अगेन आपके पास एक स्क्रीन पे डायग्राम है, आप देख सकते हैं। द चार्ज आर टेम्परेरीली सेपरेटेड। टेम्परेरी मीन्स थोड़े टाइम के लिए। द टोटल चार्ज जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, 0, क्योंकि जैसे इसको चार्ज देते हैं वो सरफेस पे क्या हो जाता है, चला जाता है।
और इनसाइड चार्ज कुछ भी नहीं होता। अगर अंदर चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड भी नहीं होगा। राइट स्टूडेंट? सो जो आपके पास पॉइंट थर्ड के अंदर ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कौन सा है आपके पास? कैन यू गेस? फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉसियस लॉ, गॉसियस थ्योरम में हमने इसको डिस्कस किया था। सो आवर फोर्थ पॉइंट इज चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। चार्ज हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होगा? सरफेस के ऊपर। अभी जो हमने थर्ड पॉइंट में भी डिस्कस किया था। तो जैसे ही किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो क्या होगा? आपका आउटर सरफेस के ऊपर लाई करेगा, राइट? और इनसाइड आपका चार्ज क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर। अब आपके पास है दो चीज़ें, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपके यहाँ पे बात होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कैसे बिहेव करेगा। तो फिफ्थ पॉइंट है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपका होगा कांस्टेंट। तो इसको हम कैसे प्रूव करें कि हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, राइट? सो उसके लिए हमारे पास एक पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है जो कि आपके स्क्रीन पे है, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। यह इसको हम कैसे पढ़ते थे? E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, जिसमें नेगेटिव साइन और ये डी आर को आप राइट में लेके गए हैं। ओके, सो स्टूडेंट थोड़ा सा मैथ्स की हेल्प लेते हैं। अगर इंटीरियर में चार्ज नहीं है तो इंटीरियर में इलेक्ट्रिकल फील्ड भी नहीं है, और अगर इंटीरियर में इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है तो उसको हम क्या लेंगे? ज़ीरो। सो जो आपकी इक्वेशन है ये वाली, मीन्स स्टूडेंट आपके पास जो ये वाला रिलेशन है, इसमें अगर आप ई की वैल्यू को ज़ीरो पुट करते हो तो आपके पास डी वी भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और मैथ्स में किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ही ज़ीरो होता है, राइट? सो इसीलिए अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को ज़ीरो लेते हैं तो स्टूडेंट डी वी भी किसके इक्वल होगा? ज़ीरो के इक्वल। और अगर डी वी ज़ीरो के इक्वल होगा तो मीन्स अगर कोई किसी का डेरिवेटिव ज़ीरो है तो वो चीज़ क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि मैथ्स में कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है ज़ीरो। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। सो वो आपका कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव आपका डिफरेंट हो सकता है स्टूडेंट। टेक एन एग्जाम्पल, आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम शो है जिसमें आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट किया गया है और वो होता है चार्ज अपॉन में एरिया। ओके, सो स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे एक रिलेशन है, एवरी कंडक्टर इन एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम रादर देन जस्ट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो किस पे होता है? 3D की बजाय 2D पे। सो इसी रीज़न से उसके किसी पॉइंट पे आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, किसी पे क्या हो सकती है? कम हो सकती है, राइट? सो स्टूडेंट ये आपके 6 आपके पॉइंट्स थे कि कैसे कंडक्टर आपका बिहेव करता है जब उसको किसके अंदर रखा जाए? इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखा जाए। सो ये था अपना फर्स्ट टॉपिक। अब जो सेकेंड टॉपिक है स्टूडेंट वो अपना है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। सो दिस इज आवर सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है ये डिस्कस किया गया है। सो स्क्रीन के ऊपर आपकी एक डेफिनेशन है, द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी, राइट? मीन्स अगर आप किसी को चार्ज देते हैं तो उससे उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, आपका ये वाला फंडा। अब मैथ्स में जब प्रपोर्शनल को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो इस केस में आया है सी आपका यहाँ पे कैपेसिटेंस है और वो कांस्टेंट है। तो सी का रिलेशन क्या आ गया हमारे पास? C इक्वल टू क्यू बाई वी, राइट? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे अगर हम स्पेशल केस लेते हैं, अगर हम पोटेंशियल 1 वोल्ट कंसीडर करें तो हमारे पास जो C होगा वो होगा चार्ज की इक्वल। मीन्स
कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू राइज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट या 1 यूनिट। 1 यूनिट से हम उसके चार्ज को क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, एसआई यूनिट की अगर बात करें तो एसआई यूनिट कैपेसिटेंस की होती है फेराड, और सिंबल आपका स्क्रीन पे है, 2 पैरेलल लाइंस। स्टूडेंट आपने 10th क्लास में एक ये सिंबल स्टडी किया होगा जिसमें एक प्लेट बड़ी थी, एक प्लेट छोटी है। ये सिंबल होता है सेल का, जिसमें एक आपकी बड़ी होगी प्लेट, दूसरी क्या होगी, छोटी। लेकिन इस ये वाले डायग्राम में आपकी दोनों प्लेट इक्वल हैं, है ना, और एक पॉजिटिव होती है, दूसरी क्या होती है, नेगेटिव। तो ये आपका सेल का सिंबल है बच्चों, और ये वाला सिंबल आपका किसका है, ये आपका है कैपेसिटर का। सो मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। ओके, नेक्स्ट, कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 farad when 1 coulomb of charge rise the potential of conductor by 1 volt, राइट। स्टूडेंट आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताती हूँ बच्चों। अगर हमने कैपेसिटर के इस सिंबल पे कहीं पे ये एरो को ऑब्जर्व किया, राइट, सो जो ये वाला सिंबल है ये होता है फिक्स वैल्यू के लिए, और जो ये वाला सिंबल मैंने ड्रॉ किया है ये होता है वेरिएबल के लिए। ऐसे ही रजिस्टर का केस होता है, राइट। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट है जो हमारी यूनिट है कैपेसिटेंस की, उसकी और भी वैल्यू हो सकती है। किस किस रेंज में होता है वो, जैसे मिली में, आपका माइक्रो में, नैनो में, पीको में, आप किसी भी वैल्यू के साथ डील कर सकते हैं, किसी भी रेंज में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका इसी सीक्वेंस में जो टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है आइसोलेट तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस कितना होगा। ओके, तो पहले हम एक डायग्राम देखते हैं, उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सो डायग्राम में आपको एक सर्कल ऑब्जर्व है, आपको सर्कल दिख रहा है जिसके सेंटर में एक चार्ज है क्यू, वो भी प्लस, रेडियस है आर। ओके, let a charge q be given to the sphere which is assumed to be concentrated at the center. Okay, अब बात करते हैं पोटेंशियल की। सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, वो आपको फॉर्मूला मालूम है, v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट हमें तो कैपेसिटेंस निकालना है, सो हम यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू को इस वाले रिलेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो नया एक रिलेशन आएगा, एक नया फॉर्मूला आएगा, वो आएगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। मीन्स अगर आपके कैपेसिटर की रेडियस ज़्यादा तो उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा, मीन्स वो ज़्यादा चार्ज को क्या करेगा, स्टोर, राइट। सो स्टूडेंट, द अबोव इक्वेशन इज ट्रू फॉर कंडक्टिंग स्फीयर, होलो और सॉलिड। अब बात करते हैं मीडियम की। मीन्स इफ द स्फीयर इज इन अ मीडियम, अगर ये स्फीयर है, ये किसी मीडियम में, जैसे एयर में, वाटर में, और भी किसी मीडियम में हो सकता है, तो आपका जो सी वाला फॉर्मूला है ये थोड़ा सा चेंज होगा। इस फॉर्मूला में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर ये भी ऐड होगा, ये उस मीडियम के लिए है, और इनटू में रेडियस तो होगी ही। सो स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं। अब अपनी अर्थ है वो स्फेरिकल है, राइट। अर्थ स्फेरिकल है, उसकी कुछ रेडियस भी है, तो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि अर्थ की रेडियस जो है तो उसके ऊपर सरफेस पे कितना चार्ज आपका स्टोर हो सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, तो वो आपकी कैपेसिटी अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो आपके पास आंसर आएगा 711 माइक्रोन फेराड। सो इंटरेस्टिंग बात ये है स्टूडेंट, अर्थ कितनी बड़ी है, राइट। इतनी बड़ी अर्थ होने के बाद उसकी रेडियस कितनी ज़्यादा है, उसके बावजूद जो उसकी कैपेसिटेंस है वो माइक्रोन में है। माइक्रोन मीन्स 10⁻⁻⁻⁶ इस रेंज में है। दैट मीन्स फेराड जो है
जो कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट है वो कितनी लार्ज है स्टूडेंट्स, राइट। तो आप यहाँ से इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ स्लाइड्स में। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का या कैपेसिटर का बोले प्रिंसिपल क्या है। सो उसको डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट हम देखते हैं ये वाली स्लाइड। इसमें आपको इमेजेस भी हैं और आपको स्टेप्स दिखाए गए हैं। सो आई शो यू इमेज फर्स्ट। सपोज आपके पास कोई ए प्लेट है। प्लेट ए इज पॉजिटिव चार्ज एंड बी इज न्यूट्रल, राइट। व्हेन अ न्यूट्रल प्लेट बी इज brought near A, charge are induced on B. Some charges are induced on B, such that the side near A is negative and the other side is positive, right? So इसके अंदर स्टूडेंट स्लाइड में थोड़ा सा मिस्टेक है। ये जो B आपका पास गया है ये आपका माइनस और प्लस के बीच में आएगा, ओके। I added this slide. Next, when the farther side of B is earth, अब सपोज ये जो आपकी सेकेंड वाली साइड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। मैंने बोला ये जो बी प्लेट है ये नेगेटिव पॉजिटिव के अगर बीच में है और आप इस पॉजिटिव वाले को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो आफ्टर सम टाइम दिस ऑल पॉजिटिव चार्ज गोज टू अर्थ और कंप्लीट आपकी बी प्लेट हो जाएगी नेगेटिव। So in this manner, next step is, okay, to increase the potential to the same value as was in step 2, an additional amount of charge can be given to plate A. अब उसमें कुछ चार्ज यहाँ पे आपका क्या है गया है तो उतना ही चार्ज हमें क्या करना होगा, A को देना होगा ताकि आपका चार्ज क्या रहे, कांस्टेंट। मीन्स this means the capacity of storing charge on A increase. इसका क्या मीनिंग है कि हमने ये सब प्रोसेस करके A की कैपेसिटी को इंक्रीज किया, राइट। मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिपीट करके बताती हूँ बच्चों। स्टार्टिंग में हमारे पास A प्लेट थी, उसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने उसको चार्ज दिया 10, एक सिंपल सा बेसिक सा एग्जाम्पल। उसके पास हम इस B प्लेट को लेके आए। बी प्लेट लाने के बाद हुआ क्या मेरे बच्चों, ये जो बी प्लेट है इसके एक साइड पे आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और सेकंड वाली साइड पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब हमने उसको क्या किया, हमने उसको किया अर्थ से कनेक्ट। अर्थ से कनेक्ट करने से क्या हुआ मेरे बच्चों, जो ये ए वाली चार्ज है, ए वाली प्लेट वाला चार्ज है, ये ऐसा करने से थोड़ा सा हो गया कम। अब सपोज ये हो गया 8, लेकिन हमें तो मेंटेन करना है 10 कि मैक्सिमम इसके ऊपर 10 आ सकता है। तो अब ये इसके पास पॉसिबिलिटी है ना कि ये 2 और चार्ज ले सकता है। मीन्स 10 इसने पहले लिया था और ये सेकंड प्लेट लाने की वजह से हम 2 इसके अंदर और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जहाँ पे ये 10 स्टोर करता वहाँ पे इसने 12 स्टोर किया कि नहीं किया, है ना। तो ऐसा करने से ये जो लाइन है आपकी ये आपको क्लियर हो जाएगी। दिस मीन द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज ऑन ए इंक्रीज। ओके स्टूडेंट, सो इस सिस्टम को जो भी ऐसे फॉर्म हुआ है इसको बोलते हैं कैपेसिटर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी ये तो हमने पढ़ा कि एक कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, लेकिन कितना करता है। छोटा कैपेसिटर कितना करेगा, बड़ा कितना करेगा, पतला, मोटा, लंबा, मतलब देयर आर सो मैनी शेप्स एंड साइजेस। सो हमारे पास कोई तो फॉर्मूला होगा ना जिससे हम कैलकुलेट कर सकें। सो वो कौन सा फॉर्मूला होगा, वो कैलकुलेट करने के लिए ये वाला हमें स्लाइड को देखना है, ये ऑब्जर्व करना है, ये टॉपिक है आपका। सो स्टूडेंट, इन कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन दिस टॉपिक वी टेक वन प्लेट पॉजिटिव, सेकेंड प्लेट नेगेटिव। एक प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी होगी सिग्मा और दूसरी पे भी सिग्मा। मीन्स मैग्नीट्यूड में इक्वल, साइन में आपकी होगी अपोजिट। ओके, सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स of equal area
separated by air medium or any other insulating medium such as paper, mica, glass, etc. Right? So student, दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, इलेक्ट्रिकल फील्ड आपके पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे जाएगी. राइट? सो यहाँ पे जो v है आपका, जो पीछे भी डिस्कस हुआ है, E इंटू में d होगा. यहाँ पे E की वैल्यू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगी. अब E की वैल्यू E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हमने गॉसियस की एप्लीकेशन में जब पैरेलल प्लेट वाला कैपेसिटर किया था तब किया था बच्चों. अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पे हमने 3 केस माने थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड केस. और स्पेशल केस में फर्स्ट में और थर्ड में इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी थी 0, और जो बीच वाला पार्ट था सेकंड, उसके अंदर आंसर आया था सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. सो वहाँ से हमने इसको फॉर्मूला को डायरेक्ट लिया है. सो आई होप आपको ये क्लियर होगा और आपको ये याद भी होगा कि हमने इसको अच्छे से वहाँ पे ड्राइव किया था. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे E की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हमने पुट की. नेक्स्ट स्टेप में बच्चों V इक्वल टू, अब सिग्मा को क्या रख सकते हैं, सिग्मा हमारा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है Q बाई A. सिग्मा इक्वल टू Q बाई A. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी होती हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. इस वाले टॉपिक में बच्चों हम कौन से वाली चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं, सरफेस वाली. सो इसीलिए हमने सिग्मा की वैल्यू को Q बाई में A रखा. सो नेक्स्ट इज C इक्वल टू Q बाई V. लेकिन कैपेसिटेंस तो चार्ज पर यूनिट आपका पोटेंशियल होता है. सो हम क्या करेंगे, यहाँ से V का फॉर्मूला उठा के आपका नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा C इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D. राइट? So if the space between the plate is filled with dielectric medium of relative permittivity epsilon r, then formula is something change. एप्सिलॉन नोट के साथ में आपके पास एप्सिलॉन आर भी होगा. सो स्टूडेंट, जो आपका कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो आपका 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है. नंबर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट. मीन्स अगर आप प्लेट का एरिया इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा. अगर प्लेट का एरिया कम करेंगे मीन्स डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस भी डिक्रीज होगा. सेकेंड थिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम. अब डी के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स का. मीन्स अगर कोई आपके पास, सपोज एग्जांपल लेते हैं, कोई 2 कैपेसिटर है, एक आपका थिन और एक थिक, एक पतला एक मोटा. तो जो पतले वाला कैपेसिटर होगा, जो थिन होगा, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा. मैंने ऐसे कैसे रिलेट किया, क्योंकि जो पतले वाला होगा सपोज उसकी जो प्लेट्स हैं उनका जो डी होगा वो कम होगा, है ना, और मोटे वाले का क्या होगा, ज़्यादा. राइट? सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ये वाला टॉपिक को कंप्लीट किया. अब नेक्स्ट है स्टूडेंट, सपोज हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में हैं, तो उसको कैसे डील करें, उनकी वजह से जो टोटल कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा. राइट? सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास आपके सर्किट डायग्राम में 3 कैपेसिटर हैं, C1, C2, C3. चार्ज इज सेम इन ईच कैपेसिटर. चार्ज तीनों का क्या होगा, सेम, लेकिन जो पोटेंशियल होगा वो सबका क्या होगा, डिफर. V1, V2, V3. सो जो टोटल होगा वो सबका क्या होगा बच्चों, सम. नेक्स्ट, V हमारे पास Q बाई C होता है. सो हम V1, V2, V3 इन तीनों की वैल्यू को निकालेंगे और V वाले फॉर्मूला में क्या कर देंगे, पुट. तो हमारे पास जो नेक्स्ट रिलेशन आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, वो आपके पास आएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस टॉपिक को रिलेट करके बताती हूँ. 10th क्लास में आप लोगों ने रजिस्टर का टॉपिक पढ़ा था, रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल. सो वहाँ पे स्टूडेंट जो रिलेशन रजिस्टर का पैरेलल में था
वो यहाँ पे सीरीज में, कहने का मतलब रजिस्टर और कैपेसिटर वाले केस आपस में क्या है, अपोजिट। वहाँ पे अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो ये नहीं था 1/R P इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। सो वो था पैरेलल का केस, और ये वाला किसका है, सीरीज का। तो आपस में दोनों क्या है, अपोजिट। ओके, सो इसको हम समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डायग्राम में सिर्फ 3 कैपेसिटर लिए हैं। सपोज अपने पास 10 है, 20, 30, कितने भी हो सकते हैं सीरीज में। सो उनके लिए हमने क्या यूज़ किया है, इसका समेशन फॉर्म। मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। और नोट करने वाली बात यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज, जो इन सबको ऐड करने के बाद आंसर आएगा वो क्या होगा, इज लेस देन द लिस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। एग्जाम्पल लेते हैं, इस लास्ट लाइन को आपको मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ। आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, सपोज इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 5। ओके, एक एग्जाम्पल है, मतलब आप इसको डोंट बी कैलकुलेट, आप इसको कैलकुलेट ना करें, जस्ट एक सिंपल एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। 1, 2 और 5 वैल्यू है। अब हमने इसको ऐड किया, जैसे 1/, में किया, तो जो आंसर आएगा हमारा वो 1 से भी कम आएगा। मीन्स वो आपका जो इन सब में से सबसे कम वैल्यू वाला कैपेसिटर है उससे भी कम आएगा। ये आपके लास्ट वाली लाइन इंडिकेट कर रही है। आई रिपीट अगेन, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लीस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे अभी हमने सीरीज में किया, ऐसे ही हम इसमें क्या करते हैं, पैरेलल में 3 हमने कंसीडर किए। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक बात और रिलेट करना चाहती हूँ रजिस्टर के साथ। थोड़ा सा प्लीज़ आप इस पर फोकस करें। रजिस्टर के केस में जब सीरीज में था, जब रजिस्टर को डिस्कस किया जाता है सीरीज में, तो करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है, राइट। सो ऐसे ही कैपेसिटर वाले केस में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। ओके, और अभी बात करें पैरेलल वाले की, तो पैरेलल वाले में कैपेसिटेंस में आपका पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज अलग अलग होगा। तो रजिस्टर वाले में क्या था, आपका थोड़ा ध्यान हो अगर वहाँ का, तो रजिस्टर में आपका पोटेंशियल सेम था, करंट अलग अलग था, राइट। आपके 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट है पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर, और सेकेंड वाले में है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। मीन्स चार्ज अगर आप डायग्राम पे देखें, आपके डिफर है, लेकिन पोटेंशियल सबका क्या है, सेम। सो थोड़ा मैथमेटिकल अगर एक्सप्रेशन देखें आप, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। उसके बाद क्या करेंगे, Q1 की वैल्यू, Q2 की, Q3 की वैल्यू को निकाल के सबको इस रिलेशन में पुट करेंगे। सो C थ्रू आउट कैंसिल होगा, तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और ये हमने किस में लिखा, समेशन फॉर्म में। आई होप ये सिंपल सा आपका डेरिवेशन आपको ये क्लियर होगा, राइट। सो द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ ऑल दिस, जो आपके जितने भी आपके सर्किट में लगे हैं, वो सब किसके इक्वल होंगे, वो होंगे सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के। और यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो क्या है, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। इसका मतलब जो सबका सम होगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, सबका सम आया 50 एग्जांपल, और जो ये कैपेसिटर हैं इसमें एक की वैल्यू थी 10, एक की 20 और एक की 30। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 30। तो जब इनका सम किया तो बिल्कुल डायरेक्ट सी बात है ये, तो जो आएगा आंसर, वो जो इनमें से इंडिविजुअल में सबसे बड़ा होगा उससे भी आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा, राइट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो स्टूडेंट, इस वाली वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसका हम एक सेकेंड पार्ट और बनाते हैं, चलो, क्योंकि ये आपका 30 मिनट ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है और आप ज़्यादा लंबी वीडियो से बोर ना हो। सो इस वीडियो में हम यहीं तक के टॉपिक करते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग की स्लाइड पे मैंने आपको स्टार्टिंग में टॉपिक दिखाए थे, इसमें हमने 5th टॉपिक तक किया है।
सो स्टूडेंट, इसके जो बाद वाले टॉपिक हैं उनको मैं बी पार्ट और सी पार्ट बना के आपसे डिस्कस करूँगी। सो स्टूडेंट, बाकी के टॉपिक अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।